हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 1 to 10th ऑफ जनवरी। 1 से 10 जनवरी के बीच की करंट अफेयर्स को आज हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो 1 जनवरी से हमने ये मतलब 2023 में नया जो है सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम हर महीने की आपको क्या करेंगे, वन लाइनर भी बताएंगे, साथ ही साथ इसमें सेगमेंट वाइज 1 से 10 जनवरी और 10 से 30 जनवरी की, या 1 से 15 जनवरी, या फिर अगले महीने से 1 से 15 फरवरी, 15 से 28 फरवरी, इस तरीके से एक मंथ में आपको डेली अपडेट करके करंट अफेयर्स को पूरे साल की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो हमारा पीछे का सेगमेंट चलता रहेगा, जिसमें हमने 3 महीने की करंट अफेयर्स को आपको अपडेट कर दिया है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। उस तरीके से हम जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 2022 की करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे। और साथ ही साथ चूंकि नया साल 2023 शुरू हो चुका है, तो नया साल 2023 जो है 2023 की जो भी करंट अफेयर्स की अपडेट होगी, उसके लिए हम नई वीडियोज के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स 1 से 10 जनवरी 2023 के बीच की टॉप 50 करंट अफेयर्स। ओके, हम टॉप 50 खबरों को लेके आए हैं जो 1 से 10 जनवरी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है प्रलय। पहला क्वेश्चन किससे है? प्रलय। क्वेश्चन पूछ सकता है रिसेंटली चर्चा में रहा जो प्रलय वर्ड है वो क्या है? प्रलय जो है वो इंडिया की फर्स्ट सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है। किसने डेवलप की है भैया? डीआरडीओ ने। आपको पता होगा भारत की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि, उनको कोड वर्ड दिया जाता है पटना। अगर ऐसे ना याद करो तो ऐसे याद कर सकते हो, पटना। डीआरडीओ ने ही बनाई है ये 5 भारत की बैलिस्टिक मिसाइल्स। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। ये मैंने आपको बताई भी है। क्लियर है? जिसमें पृथ्वी शॉर्ट रेंज है और अग्नि के वेरिएंट्स लॉन्ग रेंज हैं, जिसमें अग्नि 5 ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और मैंने आपको बताया है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है? वो मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है, उसको ICBM कहते हैं। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी अटैक कर सकती है। दोनों सरफेस टू सरफेस हैं, पृथ्वी और अग्नि। त्रिशूल और आकाश सरफेस टू एयर है, हवा में मारेंगी दुश्मन की मिसाइल को या दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, लड़ाकू विमान को, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मारेंगी। त्रिशूल शॉर्ट रेंज है, इसकी रेंज कम है, और उसका एडवांस वर्जन है आकाश मीडियम रेंज है। और लास्ट है नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है, जो दुश्मन के टैंक को खत्म करेगी। एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है। इस प्रोग्राम का नाम था, जिसमें ये 5 मिसाइल डेवलप की गई, उस प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। इसको 1983 में लॉन्च किया गया और भारत को क्या बनाया गया? भारत बैलिस्टिक मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। और इसके लिए श्रेय जाता है भारत के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, भारत के महान वैज्ञानिक, पूरा भारत जिनके सामने झुक के सलाम करता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है? मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम साहब। ऐसे ही भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक, फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में नाभिकीय कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, जिनके नाम पर बनाया गया बार्क, जिन्होंने बार्क की स्थापना की। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे में है। क्लियर है? भारत में स्पेस प्रोग्राम का जनक, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, विक्रम साराभाई जी। ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए, भारत के महान वैज्ञानिकों के नाम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये 5 मिसाइलों के द्वारा भारत को बैलिस्टिक मामले में क्या बना दिया गया?
आत्मनिर्भर बना दिया गया। सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज नॉर्मली 150 किलोमीटर है, लेकिन 150 से 500 किलोमीटर के बीच की रेंज है इसकी। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर क्या है? इट कैन चेंज इट्स रूट इन द एयर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमीज इंटरसेप्टर मिसाइल। आपको पता है इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है? इंटरसेप्टर मिसाइल का मतलब होता है वो मिसाइल जो सामने वाले की मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसको रास्ते में ही खत्म करने में काम आती है। तो अगर दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइल आ रही है तो ये रास्ते में ही अपना क्या कर लेगी? रूट चेंज कर सकती है, जिससे ये इंटरसेप्टर मिसाइल को दुश्मन की चकमा दे सके। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी लिखा गया है, परालय नहीं है, ये क्या है? प्रलय। क्या है? प्रलय। क्लियर है? तो ये पहला इंपॉर्टेंट इवेंट था और इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। क्लियर है? अगला जो दूसरा है, इसी से संबंधित है, डिफेंस से संबंधित है। एयर लॉन्च वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल सक्सेसफुली कंडक्टेड। ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है, यह भारत की क्या है? क्रूज मिसाइल है। भारत की क्रूज मिसाइल है, मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक इसकी जो मैक नंबर है 2.8 के आसपास है इसका मैक नंबर स्पीड बताता है। बीटेक में या साइंस या मैथमेटिकल बैकग्राउंड के जो लोग होंगे उनको पता होगा, मैक नंबर स्पीड को बताता है। मैक नंबर होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ध्वनि की गति। और आपको पता है जिसका मैक नंबर 1 से कम होता है उसको सबसोनिक कहते हैं। जिसका मैक नंबर 1 होता है उसे सोनिक कहते हैं, सोनिक वेलोसिटी। जिसका मैक नंबर 1 से ज्यादा होता है उसे सुपरसोनिक कहते हैं। और जिसका मैक नंबर 5 से ज्यादा होता है उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। क्लियर है? इसको डेवलप किसने किया है? ब्रह्मोस एयर स्पेस। ये ज्वाइंट वेंचर है किसका? इंडिया का और रसिया का। और इसका नाम ही रखा गया है ब्रह्मोस में BRAH, ब्रह्मपुत्रा है जो इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर है, और MOS का मतलब मोस्कवा है जो रसिया की इंपॉर्टेंट रिवर है। मोस्कवा, वो नहीं है यहां पे, है ना, मोस्कवा। इसकी रेंज जो है 290 किलोमीटर है। और इसका एयर वर्जन मतलब जो एयरक्राफ्ट से, लड़ाकू विमान से जो रेंज है इसकी, उसमें अगर लगाई गई है मिसाइल तब इसकी रेंज बढ़ के हो जाती है 400 किलोमीटर। तो जमीन से फायर की जाएगी तो 290 किलोमीटर जाएगी, और एयरक्राफ्ट से, लड़ाकू विमान से फायर की जाएगी तो 400 किलोमीटर जाएगी। इंडिया की एक लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल जो हमने खुद बनाई है स्वदेशी रूप से, उसका नाम है निर्भय। तो इंडिया के पास 2 क्रूज मिसाइल हैं, निर्भय और ब्रह्मोस। मोशकवा है, मोस्कोवा नहीं है, मोस्कवा रिवर। क्लियर है? ये दूसरा इवेंट हो गया। तीसरे पे बढ़ते हैं, प्रहरी एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन है? प्रहरी ऐप। एप्लीकेशन मतलब ऐप। प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है किसने? गृह मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया है भैया? गृह मंत्रालय ने। किसके लिए लॉन्च किया है? BSF के लिए। तो BSF के जो हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल्स होते हैं, BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपको पता होगा सेंट्रल आर्म CAPF कितने हैं? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये भारत के इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज हैं, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। जैसे मेट्रो पे आपको CISF मिलेगी, ITBP इंडो तिब्बतन, भारत तिब्बत बॉर्डर पे, भारत चाइना और भारत तिब्बत बॉर्डर पे मिलेगी
एसएसबी सशस्त्र सीमा बल नेपाल बॉर्डर पे और भूटान बॉर्डर पे इसको डिप्लॉय किया जाता है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है उस पर डिप्लॉय किया जाता है। सीआरपीएफ भारत की इंटरनल पीस को और जो भारत में आंतरिक रूप से जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, आंतरिक जो सुरक्षा के खतरे हैं जैसे नक्सलवाद है, उग्रवाद है ना, ऐसे एरिया में सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है उनको काउंटर करने के लिए। जैसे कश्मीर में सेना भी काम करती है, साथ ही साथ आंतरिक जो कश्मीर में आतंकवाद है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है जो कश्मीर में, उसको काउंटर करने के लिए सेना के साथ सीआरपीएफ काम करती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला सीआरपीएफ देखती है। बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी बॉर्डर पे तैनात होती है और सीआईएसएफ भारत के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, उनकी सुरक्षा देती है। और ये पांचों किस पे आते हैं? होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो बीएसएफ पर्सनल्स के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया है किसने? होम मिनिस्ट्री ने। क्लियर है? अगला वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्लियर है? वो कब अनाउंस किया गया? बजट 2022-23 इस साल के बजट में अनाउंस किया गया था। है क्या? इसका पर्पज है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। बॉर्डर विलेजेस में, इंडिया के जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिससे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जब हो जाएगा तो वहां सेना का, आर्मी का मूवमेंट आसानी से हो सकेगा, जिससे हमारे बॉर्डर पर जो हमारे जो दुश्मन देश हैं चाइना और पाकिस्तान, उनसे आसानी से निपटा जा सके, वहां तक अच्छे से सेना का मूवमेंट हो सके। साथ ही साथ वहां जो गांव में लोग रहते हैं वो भी और मजबूती से क्या कर सकें, वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग, तमाम प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो भी क्या कर सकेंगे, पाकिस्तान और चाइना जैसे दुश्मन देशों का सामना करने में सेना की मदद करेंगे। और साथ ही साथ वहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो तेजी से क्या होगी, सेना की मूवमेंट होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख एरिया में जो गांव हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे फोकस करेगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसका पर्पज है सीमावर्ती जो गांव हैं उनको मजबूती देना, जिससे जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, भारत की बाह्य सुरक्षा है, अपने दुश्मनों से सुरक्षा है, चाइना पाकिस्तान जैसे उन दुश्मन देशों से सुरक्षा क्या हो सके, मजबूत हो सके और सेना आसानी से मूवमेंट कर सके वहां तक। अगली स्कीम, अगला है प्रज्वला चैलेंज। प्रज्वला चैलेंज, प्रज्वला चैलेंज किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। किस योजना के अंतर्गत? योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन योजना। क्लियर है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन NRLM इसके अंतर्गत लॉन्च किया है क्या? प्रज्वला चैलेंज। इसका पर्पज क्या है? प्रमोट करना है इनोवेटिव आइडियाज को, नवीन विचारों को प्रमोट करना है, प्रोत्साहित करना है, उन आइडियाज के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है जो क्या करेंगे, रूरल इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो क्या करेंगे, रूरल इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? नए नए आइडिया, जैसे रूरल आइडिया मतलब स्टार्टअप्स को डेवलप करना, रूरल इकोनॉमी के नेचर को चेंज करना। उसके लिए पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन को खोजा जाएगा, सोल्यूशन बनाया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है, पॉवर्टी को, गरीबी को खत्म करना है। इसके लिए क्या करना है भैया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इसके लिए क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या को स्किल करना है, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास को बढ़ावा देना है, स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी स्कीमों को चलाना है। क्लियर है? तो आपको दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में पता चल गया और प्रज्वला चैलेंज के बारे में पता चल गया। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, किस सिटी का नाम
किस सिटी का नाम अहिल्या देवी नगर क्या कर दिया गया है? अहिल्या देवी नगर कर दिया गया है। तो आंसर क्या है? अहमदनगर। कहां पे है? महाराष्ट्र। क्लियर है? तो अहमदनगर महाराष्ट्र में जो शहर है उसका नाम क्या कर दिया गया? अहिल्या देवी नगर कर दिया गया है। इससे पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को भेजा है और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को भेजा है। किसी भी जगह का जो नाम चेंज करना है, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज किया गया, क्लियर है? तो किसी भी शहर का नाम, किसी स्टेशन का नाम, किसी भी शहर का नाम चेंज करना होता है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है? उस राज्य की विधानसभा उस संबंध में एक प्रपोजल पास करेगी असेंबली, वो प्रपोजल केंद्र को भेजा जाएगा राज्यपाल के थ्रू और केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, नाम चेंज करने पर फाइनल डिसीजन लेता है। गृह मंत्रालय की परमिशन के बाद उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने प्रपोजल गृह मंत्रालय को भेज दिया है। इन 3 शहरों का नाम बदला गया है। अहमदनगर महाराष्ट्र का अहिल्या देवी नगर कर दिया गया है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर होगा, उस्मानाबाद धाराशिव होगा। ऐसा प्रस्ताव महाराष्ट्र की विधानसभा में पास हो चुका है और गृह मंत्रालय के पास इसको भेजा गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? बेलागावी, कारवार और निप्पानी, ये 3 क्षेत्र हैं जो बहुत चर्चा में रहे इस समय। ये एरिया न्यूज में है, ये किस स्टेट में है? तो आंसर है कहां पर है? कर्नाटका में है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या थे? विवादास्पद हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच। ये कर्नाटक रीजन में आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार क्या कर रही है? महाराष्ट्र सरकार कह रही है चूंकि यहां मराठी भाषी लोग रहते हैं, यहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है मराठी भाषी लोगों की, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि इन्हें महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए। क्लियर है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे, कर्नाटक के क्षेत्र में बेलागावी, कारवार और निप्पानी, ये 3 इलाके हैं। ये कर्नाटक राज्य में है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवादित क्षेत्र है ये। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र लगातार ये कह रहा है कि यहां पर मराठी पॉपुलेशन, मराठी भाषी, मराठा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि इससे संबंधित ये बहुत पुराना विवाद है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। इसको सुलझाने के लिए 1966 में जस्टिस महाजन कमीशन बना था। किससे संबंधित था? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच ये जो लैंड डिस्प्यूट है बेलागावी, कारवार और निप्पानी को लेकर, इसको सॉल्व करने के लिए बना था। उसने जो सिफारिश दी थी उसके आधार पर भी अभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली बाई20 वर्ड चर्चा में रहा, ये क्या है? बाई20 के मतलब है यूथ 20। यूथ 20 का मतलब है, इसका पर्पस था G20 में यूथ्स की, युवाओं की पार्टिसिपेशन को, भागीदारी को बढ़ाना। यूथ्स की, आपको पता है G20 का 2022 में सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। इसके बाद G20 की 2023 की प्रेसिडेंसी अध्यक्षता इंडिया के पास है। इंडिया उसका क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष होगा G20 का, इंडिया में होगा, न्यू दिल्ली में होगा। तो बाई20 वर्ड मतलब यूथ 20, G20 के प्लेटफॉर्म पर युवाओं के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए इस वर्ड को सामने लाया गया है। अगला क्वेश्चन है रामप्पा टेम्पल, क्या है? रामप्पा टेम्पल न्यूज में है। क्वेश्चन पूछेगा ये रामप्पा टेम्पल कहां है? आंसर है कहां? तेलंगाना। और इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रुद्रेश्वर टेम्पल है और यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को का ये विश्व विरासत, विश्व धरोहर स्थल भी है। तो रामप्पा टेम्पल या रुद्रेश्वर टेम्पल तेलंगाना में है, ये चर्चा में था और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी है। यहां इसका फोटो लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन,
रिसेंटली डीलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया है। डीलिमिटेशन कमीशन आपको पता है क्या होता है? परिसीमन आयोग, जो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज और लोकसभा की और राज्य लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को और विधानसभा राज्यों में एमएलएज के विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को तय करता है, उसको कहते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। बनाया गया है, किन राज्यों के लिए बनाया गया है? तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, जम्मू कश्मीर को यूटी विद असेंबली बनाया गया है 2019 में। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पुनर्गठन अधिनियम 2019 पढ़ाया है मैंने आपको। उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन चल रहा है, तो एक तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। आपको पता है नागालैंड और मणिपुर के चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के चुनाव। तो डीलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग का गठन किया गया है असम के लिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू कश्मीर के लिए। जिसका काम क्या है भैया? जिसका काम है कि वो उन विधानसभा और लोकसभा सीटों का निर्धारण करेगा इन राज्यों में, दोबारा से परिसीमन करेगा। अगला क्वेश्चन, CAQM, ये आपने सुना होगा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वायु गुणवत्ता प्रबंधन सूचकांक वो आयोग, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कब बना? ये 2021 में। कब बना? अगस्त 2021 में। कब बना? ये 2021 में। पर्पज क्या है? दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन की जो समस्या रहती है, वायु प्रदूषण की समस्या को काउंटर करने के लिए। इसके लिए दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को काउंटर करनी, दिल्ली एनसीआर, ध्यान रखना है रीजन कौन सा है? दिल्ली एनसीआर। इसके लिए काम करता है CAQM, 2021 में बनाया गया। पूरे देश में पॉल्यूशन को कंट्रोल, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कौन सी संस्था है? CPCB नाम है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में समस्या ज्यादा रहती है एयर पॉल्यूशन की, इसलिए उसके लिए अलग से बना दिया गया CAQM, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये काम करता है पूरे देश में पॉल्यूशन को काउंटर करने के लिए। क्लियर है? तो ये 2021 में बनाया गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप, एप्लीकेशन मतलब ऐप, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपको पता है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं, किसान आंदोलन के समय बहुत चर्चा में थे ये। इसके अलावा ये मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज भी हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये ऐप लॉन्च किया है। उसका पर्पज क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा जो गवर्नमेंट स्कीम चलाई जा रही है उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी निगरानी करना, ठीक है, जिससे वहां पर क्या आए? पारदर्शिता आए। ये करेगा क्या? रियल टाइम डिजिटल अटेंडेंस लेगा लेबर्स की। जैसे मनरेगा स्कीम है, तो मनरेगा स्कीम्स में काम करने वाले लेबर जो जाते हैं, चूंकि मनरेगा स्कीम्स में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं, फर्जी अटेंडेंस लगा के फर्जी लेबर दिखा के पैसा निकालने के ऐसे करप्शन के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं, जिससे सरकार का पैसे का क्या होता है? लीकेज होता है, मिसयूज होता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जिससे इस लीकेज को रोका जा सके। तो ये ऐप क्या करेगा? डिजिटल अटेंडेंस देगा, रियल टाइम, वास्तविक टाइम में जिस समय वो काम कर रहे होंगे उस समय उनकी डिजिटल अटेंडेंस लगाएगा मनरेगा के अंतर्गत। ऐसे अन्य योजनाओं में भी ये ऐप काम करेगा। इसका नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन, EHRMS 2.0, 200 नहीं है, EHRMS 2.0 सेकेंड वर्जन इसका।
क्या है, 200 नहीं है, 2.0 है। EHRMS की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। मानव संसाधन जो है प्रबंधन करना है मानव संसाधन का। इसकी ये भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जैसे उन्हें छुट्टी का आवेदन करना है लीव के लिए, तो वो छुट्टी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आवेदन कर सकते हैं। उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एक प्रकार से ये प्रॉब्लम जो है ग्रीवांसेस का रिड्रेस करने के लिए एक पोर्टल है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज हैं, नाम ये ह्यूमन रिसोर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सर्विस के टाइम पे जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई प्रॉब्लम है, सैलरी लेट हो गई है, कोई समस्या है, पीएफ नहीं कटा या पीएफ कट गया है, जो भी उसमें कुछ भी चीज उन्हें समस्या है, तो वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी ग्रीवांस को, अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए लाया गया है डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। छुट्टी को अप्लाई करना है, लीव लेना है, तो इस पे लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका नाम है EHRMS। इसका सेकंड वर्जन आया है 2.0। अगला नेशनल वाटरवेज 2.0 सेकंड, 2. नहीं सेकंड, नेशनल वाटरवेज सेकंड, NWH कहते हैं, नेशनल वाटरवेज सेकंड। वाटर हाईवे या वाटरवे कहते हैं। नेशनल वाटरवे 2 किससे संबंधित है, किस नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी, असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया, देख लो यहां पर, नेशनल वाटरवेज 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। देखो बांग्लादेश के किनारे पर असम के पार्ट में एक शहर है धुबरी, एक जगह का नाम है धुबरी, क्लियर है। धुबरी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास असम में एक जगह है सादिया, तो धुबरी से लेकर सादिया तक का 891 किलोमीटर का जो ब्रह्मपुत्र का स्ट्रेच है, वाटर स्ट्रेच है, उसके बीच में काम करेगा नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, क्लियर है। नेशनल वाटरवे पहला कौन सा है, गंगा नदी पर है। कौन सा है, गंगा, गंगा हुबली, इलाहाबाद से लेकर कहां, हल्दिया तक, और ये सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर लंबा है। सबसे लंबा भारत का नेशनल वाटरवे है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल 4 राज्यों से गुजरता है। किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। गंगा हुगली रिवर दोनों को बोला जाता है, गंगा हुगली रिवर पर। अगला क्वेश्चन है तियांगोंग, तियांगोंग, तियांगोंग हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है, चाइना का स्पेस चाइना का स्पेस स्टेशन, चाइना का क्या है, स्पेस स्टेशन है। आपको पता है इस समय जो स्पेस स्टेशन काम कर रहा है वो क्या है, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। इसके द्वारा रूस और मेजर जो पार्टनर हैं वो रूस और अमेरिका हैं। इसके अलावा कनाडियन स्पेस एजेंसी, जापान की स्पेस एजेंसी भी उसमें शामिल है, लेकिन मेजर कौन है, अमेरिका और रूस है। तो चाइना तीसरा देश बन गया है, थर्ड कंट्री बन गया है, खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप किया है उसने, क्लियर है। कितने किलोमीटर ऊपर, ये 350 से 450 किलोमीटर ऊपर स्पेस में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। कौन सी ऑर्बिट में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको स्टैब्लिश किया गया है, इसको स्थापित किया गया है, जिसका नाम है तियांगोंग। अच्छा, यहां पे इंडिया के संबंध में भी एक है, इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन 2030 में लॉन्च करने की संभावना है, अनाउंस कर चुका है इसरो। 2030 में इसरो इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन, स्वदेशी अपना बनाया हुआ स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। तो अगर हम भी रूस, अमेरिका और चाइना के बाद चौथे देश बन जाएंगे दुनिया में खुद का स्पेस स्टेशन वाले। इसके अलावा और इसरो के मिशन की बात करूं तो 2023 में जाएगा चंद्रयान 3,
2023 में ही जाएगा। आदित्य L1 एक मिशन है, आदित्य L1 मिशन, लिख लेना, आदित्य L1 मिशन है। ये कहां जाएगा? सूर्य के कोरोना का, सोलर कोरोना का अध्ययन करेगा ये। मतलब जो सोलर सरफेस है, सन की जो सरफेस है, उसके कोरोना का मतलब उससे निकलने वाली जो भी सोलर रेडिएशन है उनका अध्ययन करेगा। इंडिया का पहला मिशन होगा जो सोलर कोरोना, जिसको कहते हैं सन के कोरोना का अध्ययन करेगा, मतलब सन की स्टडी के लिए और जो है टारगेट करेगा। आदित्य L1 मिशन 2023 में ही जाएगा। और 2024 में भारत का पहला ह्यूमन मिशन जाएगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जाएगा। ह्यूमन स्पेस मिशन जिसका नाम आपने सुना ही होगा, गगनयान। क्या नाम सुना होगा? गगनयान। 2022 में जाना था, कोविड की वजह से 2 साल एक्सटेंड हो गया, 2024 में जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। 2030 में इसरो भेजेगा, इसरो अपना खुद का, हमारा इंडिया का स्पेस जो है स्टेशन डेवलप करेगा लोअर अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर ऊपर। 2023 में चंद्रयान 3 जाएगा और 2023 में ही जाएगा आदित्य L1 मिशन, जो कहां जाएगा? सोलर कोरोना का अध्ययन करेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, NMBA नशा मुक्त भारत अभियान, NMBA किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नशा मुक्त भारत अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला देखो, अमेरिकन फाउल ब्रूड AFB, अमेरिकन फाउल ब्रूड, क्वेश्चन पूछेगा ये AFB वर्ड चर्चा में था, क्या है? अमेरिकन फाउल ब्रूड ये भैया एक बहुत खतरनाक बैक्टीरियल डिसीज है जो मधुमक्खियों को होती है। किसको होती है? मधुमक्खियों को होने वाली बहुत ही खतरनाक बैक्टीरियल डिसीज है ना, बैक्टीरियल डिसीज है। इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? इसकी फर्स्ट वैक्सीन बना दी है। किसने डेवलपिंग करने की परमिशन कहां मिल गई है? अमेरिका में। ठीक है, और मधुमक्खियां क्यों जरूरी है भाई? मधुमक्खियां और जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, जो क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं, परागण करते हैं, जिससे क्या होता है? परागण के बाद ही जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फ्रूट्स को, फलों को देते हैं, डेवलप करते हैं। तो इसीलिए अमेरिका ने इस AFP को काउंटर करने के लिए जो वैक्सीन है, दुनिया की पहली वैक्सीन होगी, उसकी मंजूरी दे दी है, इसीलिए चर्चा में। क्लियर है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सेनकाकू आइलैंड, कौन सा आइलैंड है भैया? सेनकाकू द्वीप। क्वेश्चन पूछेगा कहां है ये, बहुत चर्चा में है। कहां पर है? ईस्ट चाइना सी, जापान में है। ये जापान का एक आइलैंड है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जापान और चाइना के बीच में ये क्या है? विवादों में रहता है, डिस्प्यूटेड है। क्लियर है? और है क्यों? क्योंकि चाइना की इस पे नजर है। जापान का आइलैंड है, पूर्वी चाइना सी में स्थित है और ये चाइना और जापान के बीच डिस्प्यूटेड है। 1972 से ये जापान के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड है, प्रशासित है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिच है ऑयल, रिसर्च नहीं, रिजर्व्स। यहां पर क्रूड ऑयल के बहुत अधिक भंडार है, कच्चे तेल और गैस के बहुत अधिक भंडार है ना। इस रीजन में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, कच्चा तेल और पेट्रोलियम जिसको कहते हैं, पेट्रोलियम के बहुत अधिक भंडार हैं इसमें। क्लियर है? तेल के भंडार है, कच्चे तेल के भंडार है।
क्लियर है? ये देखा गया है। देखो इस पिक्चर में आप देखोगे ये क्या है, जापान है, इधर साउथ कोरिया है, ये ताइवान है, उधर चाइना है। क्लियर है? ये जो एरिया है ये सेनकाकू द्वीप के आसपास का, ठीक है, ये वाला पार्ट है सेनकाकू द्वीप। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड इसमें शामिल हैं। ठीक है भाई, सेनकाकू। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेनकाकू आइलैंड किस देश में है? जापान में। क्यों चर्चा में रहता है? ये चाइना और जापान के बीच विवादों में है। जापान का आइलैंड है जिसपे चाइना की बुरी नजर है। चाइना चूंकि आपको पता है विस्तारवादी एक्सपेंशनिस्ट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां बहुत ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व हैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व। अगला एक उत्सव है माधव नारायण उत्सव, किस देश से संबंधित है? कहां मनाया जाता है माधव नारायण उत्सव? नेपाल में। कहां मनाया जाता है? नेपाल में। अगला सागोल कांजेई बर्ड चर्चा में रहा, वो क्या है? सागोल कांजेई जो बर्ड है वो गेम ऑफ पोलो है, पोलो का खेल है, मणिपुर में इसको खेला जाता है। बहुत पुराना खेल है, बहुत पारंपरिक, हजारों सालों पुराना खेल है। देखो यहां पे लिखा है सागोल कांजेई, पोलो का खेल है। पोलो खेल आपको जानते हो आप, घोड़ों पे बैठ के खेला जाता है। माना यह जाता है कि जो पोलो का जो ओरिजिन है, पोलो गेम का ओरिजिन मणिपुर के इसी सागोल कांजेई जो परंपरा है, जो खेल है, उससे हुआ है और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। तो बहुत चर्चा में है ये। पोलो के खेल का ओरिजिन इसी से माना जाता है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है दीपोर बिल। ये बिल ना होके क्या है, बील है। दीपोर बिल कहां पर स्थित है? तो दीपोर बिल पाया जाता है कहां? असम में। आंसर क्या है? असम में। ये है क्या? ये फ्रेश वाटर लेक्स है। क्या है ये? देखिए फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी की झील है। तो बील आसाम में पाए जाते हैं और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आसाम का एकमात्र रामसर स्थल है। रामसर साइट, रामसर साइट आपको पता है 1971 में एक रामसर कन्वेंशन को एडॉप्ट किया गया। रामसर एक शहर का नाम है, ईरान देश का एक शहर है रामसर। कन्वेंशन का मतलब मैंने आपको बताया इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल ट्रीटी। और ये किससे संबंधित है? ये जो भी रामसर साइट घोषित होती है उसको कहा जाता है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। क्लियर है? तो भारत में आपको क्या करना है? गूगल करना है, रामसर साइट्स को देखना है। और रिसेंटली 2022 में और 2023 अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो नहीं, लेकिन 2022 में बहुत सारी भारत की साइट्स को, वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियों को रामसर का दर्जा दिया गया, रामसर साइट का। उनको आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दीपोर बिल असम की एकमात्र रामसर साइट है और ये मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया ने अनाउंस किया है कि किस देश में इंडिया अपनी फीमेल बटालियंस को डिप्लॉय करेगा, तैनात करेगा? किसमें? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में। तो वो अफ्रीकन देश है सूडान। कहां पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकन महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में ये देश है सूडान, सुना होगा आपने, नॉर्थ सूडान और सूडान। तो यहां पे अनस्टेबिलिटी रहती है, सिविल वॉर, अराजकता रहती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग मिशन है, पीस कीपिंग फोर्स काम करती है, शांति सेनाएं कहते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना। क्लियर है? और इस शांति सेना में, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में
में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो इंडियन सोल्जर्स का है। इंडिया यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में सबसे ज्यादा अपने सैनिकों को शामिल करता है। मतलब इस यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा योगदान भारत का है। और इनको जहां जिन जिन देशों में अराजकता होती है वहां पर शांति को स्थापित करने के लिए, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए इनको डिप्लॉय किया जाता है। तो इंडिया अपनी फीमेल बटालियन डिप्लॉय करेगा सूडान में। अगला क्वेश्चन है, जोजिला टनल बहुत चर्चा में है, कहां पर है? जोजिला पास भी आपको सुना होगा। जोजिला टनल कहां पे? जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, जो कश्मीर को, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती है। श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती है। होता क्या था, ठंड के टाइम में क्या होता था, बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के कारण लद्दाख से, जो लद्दाख और श्रीनगर जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है शहर, उसका क्या होता था, कनेक्टिविटी टूट जाती थी बर्फबारी होने से। तो इस टनल को बनाया गया है जिससे 24/7 ऑल वेदर कंडीशंस में, सभी मौसम में श्रीनगर और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे, आसानी से हमारी सेना का मूवमेंट और लोगों का मूवमेंट आसानी से होता रहे, ठंड में भी और गर्मियों में भी। इसके लिए बनाई गई जोजिला टनल। और यहीं पर है जोजिला पास, जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला, 17वां प्रवासी दिवस 2023 कब हुआ? 9 जनवरी। आपको पता है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाया जाता है क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, बॉम्बे आए थे, मुंबई आए थे। साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे कौन? महात्मा गांधी जी। इसीलिए मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। इसमें प्रवासी भारतीय वो लोग जो विदेशों में रहते हैं, भारतीय हैं या इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल के हैं, उनको सम्मानित किया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है भारत में। कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। जो इंदौर आपको पता ही होगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 आने वाला शहर। थीम क्या थी? डायस्पोरा। डायस्पोरा कहते हैं जो लोग विदेशों में रहते हैं, भारत के इंडियन ओरिजिन या एनआरआईज, जो विदेशों में रहते हैं, भारत के लोग हैं या भारत के मूल के निवासी हैं, मतलब उनका कोई जनरेशन, कोई पीढ़ी, उनके दादा परदादा पिताजी कोई ना कोई भारत के निवासी रहे हों, उसको कहते हैं डायस्पोरा। रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। आपको पता है अमृतकाल चल रहा है क्योंकि 2022 में भारत की आजादी को 75 साल हो गए। कितने साल हो गए? 75 साल। तो प्रधानमंत्री जी ने इसको क्या बोला है? भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने को हमने क्या बोला है? अमृतकाल बोला है। तो ये इसकी थीम थी। थीम पूछ सकता है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे वो पूछ सकता है। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली कहां के हैं? गुआना के प्रेसिडेंट हैं। गुआना, आपने गुआना कहां पे है? साउथ अमेरिका का देश है, लैटिन अमेरिका कहते हैं जिसको, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका महाद्वीप का देश है गुआना। क्लियर है? वहां के राष्ट्रपति हैं, आपने सुना होगा ब्राजील, उसके ऊपर है साइड में अटलांटिक ओशियन के किनारे गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सारे छोटे छोटे देश हैं। ये इंडियन ओरिजिन के ही हैं मोहम्मद इरफान अली, इनके पूर्वज भारत के ही निवासी थे। क्लियर है? तो ये हो गया पूरा। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, थीम से क्वेश्चन पूछ सकता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और चीफ गेस्ट कौन था, कहां मनाया गया। अगला,
रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहां पर है भैया? श्रीरंगम तमिलनाडु। कहां पर है? चर्चा में था रंगनाथ स्वामी टेम्पल। आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन बन सकता है ये। किसको डेडिकेटेड है? गॉड विष्णु को डेडिकेटेड है, जिनको गॉड रंगनाथ कहते हैं। भगवान विष्णु या भगवान रंगनाथ को क्या है? डेडिकेटेड है। और ये एग्जाम्पल है होयसला स्टाइल का, होयसल शैली या विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल। मंदिर निर्माण की होयसल शैली या विजयनगर शैली। क्लियर है? आपको पता है टेम्पल आर्किटेक्चर में हम लोग शैलियां पढ़ते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं, जब मंदिर स्थापत्य जब हम पढ़ते हैं तो 3 प्रकार की शैलियां पढ़ते हैं। पहला नागरा शैली, नागर स्टाइल टेम्पल, नागर शैली के मंदिर। और दूसरा बेसर स्टाइल, बेसर शैली के मंदिर। नागर शैली और बेसर शैली। क्लियर है? नागर शैली और बेसर शैली। ठीक है, नागर स्टाइल शैली, बेसर स्टाइल शैली, और तीसरा क्या है? द्रविड़ स्टाइल शैली। नागर स्टाइल या नागरा भी कहते हैं। वेशरा स्टाइल शैली कहते हैं, बेसरा स्टाइल कहते हैं, वेशर शैली, नागर शैली, बेसर शैली, और तीसरा द्राविड़ स्टाइल शैली जो साउथ इंडिया में पाई जाती है। द्रविड़ शैली के मंदिर। तो ये 3 शैलियां होती हैं भारत में, मंदिर देखने को मिलते हैं 3 शैली में। आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं मंदिर वास्तु जो स्थापत्य है उसके 3 शैली हैं, नागरा शैली, नागर शैली, बेसरा शैली, बेसर शैली, और द्रविड़ शैली मतलब द्रविड़ शैली के टेम्पल। तो ये क्या है? बेसर शैली जो है इन दोनों का क्या है? मिक्सचर है। क्लियर है? और इसी में बेसर शैली का ही पार्ट माना जाता है जो विजयनगर शैली या होयसल वंश की जो शैली थी, विजयनगर एम्पायर या होयसल एम्पायर जो था, उन्होंने जो मंदिर बनवाए उनको विजयनगर स्टाइल टेम्पल या होयसला स्टाइल टेम्पल कहते हैं। इसीलिए ये बेसर शैली का ही पार्ट माना जाता है, अलग से लिख दिया जाता है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर अपना पूरा एक एम्पायर था, एक रीजन में डेवलप हुआ, बहुत बड़े रीजन में साउथ इंडिया में। तो रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये चर्चा में रहा, ये होयसला या विजयनगर शैली का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, 1 हॉर्न्ड राइनो चर्चा में है और बहुत फेमस है, एक सींग वाला गैंडा। और ये फेमस कहाँ है, किस स्टेट में पाया जाता है? आप सबको पता है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला, तोड़ गया फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? तोड़ गया। तोड़ गया फेस्टिवल किस स्टेट से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। उसमें एक ट्राइब है मोनपा ट्राइब। कौन सी जनजाति है? मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला यह फेस्टिवल है तोड़ गया फेस्टिवल। जैसे हमने पढ़ा था ना हॉर्नबिल फेस्टिवल, वैसे ही है तोड़ गया। नॉर्थ ईस्ट का कोई ना कोई फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बन जाता है या करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है। ये नीचे फेस्टिवल के कुछ इमेजेस हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट और यूटी ने विलेज डेवलपमेंट गार्ड्स को एस्टेब्लिश किया है? विलेज डिफेंस गार्ड, विलेज डिफेंस गार्ड, ग्रामीण रक्षा गार्ड। कहां पर? आंसर है जम्मू कश्मीर। क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग जो आतंकवादियों के द्वारा है ना, टारगेटेड किलिंग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने
क्या किया है, एक नया इनिशिएटिव लिया है, ब्लेज डिफेंस गार्ड। और ये करेंगे क्या, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको हथियार दिए जाएंगे, आर्म्स दिया जाएगा, हथियार और गोला बारूद दी जाएगी, और ये क्या करेंगे, ऐसे टेररिस्ट से, ऐसे आतंकवादियों से क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे और अपने अपने गांव के लोगों की सुरक्षा करेंगे। और ये पुलिस अथॉरिटी और प्रशासन से कनेक्टेड होंगे, तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन देंगे सेना को, पुलिस अथॉरिटी को। तो होम मिनिस्ट्री ने 2022 में इसको लॉन्च किया था, गृह मंत्रालय ने, विलेज डिफेंस गार्ड, है ना। इनको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है हथियार चलाने की, और ये गांव की रक्षा करेंगे आतंकवादियों से। जम्मू कश्मीर में ये स्टार्ट किया गया है। अगला, आमूद दरिया रिवर, ये बहुत फेमस रिवर है, सेंट्रल एशिया की, मध्य एशिया, अफगानिस्तान के ऊपर जो है। अफगानिस्तान तो किस में आता है, साउथ एशिया में आता है, अफगानिस्तान के ऊपर, सुना होगा आपने। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, ये सब कहाँ आते हैं, सेंट्रल एशिया में आते हैं। अजरबैजान, आर्मेनिया। तो अमू दरिया रिवर, अमू दरिया रिवर बहुत फेमस रिवर है, जो अराल सी, कौन सा सी है, सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान और अरल सागर, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे है अरल सागर, वहां गिरती जाके है ये। सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कहां से निकलती है, पामीर माउंटेन, पामीर का पठार है, पामीर का माउंटेन आपने सुना होगा, हिमालय के उस पार, फ्रांस हिमालय के उस पार, सेंट्रल एशिया की रेंज में पामीर माउंटेन से निकलती है और अरल सागर में गिरती जाके। और ये क्यों जानी जाती है, बहुत फेमस क्यों है, रिच क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व। यहाँ पेट्रोलियम उत्पादों की अधिकता है, खनिज पेट्रोलियम पदार्थों की अधिकता है, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के बहुत ज्यादा क्या है, भंडार हैं। और ये कहाँ कहाँ बहती है, सारे सेंट्रल एशियाई देश, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी बहती है, साउथ एशिया का देश, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में बहती है, कजाकिस्तान में नहीं बहती है, ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला, एक डिसीज चर्चा में, एक रोग चर्चा में है, डाइबैक डिसीज, डाइबैक रोग। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किससे संबंधित है, किस पेड़ से संबंधित है, तो नीम के पेड़ से संबंधित है। नीम के पेड़ को अगर डाइबैक रोग हो जाता है तो पहले उसकी पत्तियां सूखती हैं, फिर तने सूखते हैं और पूरा पेड़ सूख के बर्बाद हो जाता है, उसको कहते हैं डाइबैक रोग। रिसेंटली इसका एक केस रिपोर्ट हुआ तेलंगाना में, सबसे पहले ये केस कहां आया था, उत्तराखंड में 1990 में आया था इसका केस, देहरादून में, डाइबैक रोग। क्लियर है। अगला, एक टर्म चर्चा में, ओजेम्पिक, ओजेम्पिक चर्चा में है, क्या है, ये एक इंजेक्शन है, मतलब इंजेक्टेड मेडिसिन है, किसकी, टाइप 2 डायबिटीज की, जो शुगर हो जाती है, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज, उसकी एक इंजेक्टेड मेडिसिन है, मतलब जो इंजेक्शन लगाने वाली जो मेडिसिन है, इंजेक्शन योग, इंजेक्टिव इंजेक्शन, जो इंजेक्शन है किसका, टाइप 2 डायबिटीज का। अगला, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल किस राज्य से संबंधित है, असम। किस राज्य से संबंधित है भैया, असम। आपको पता होगा ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाए हैं, जो 6 शेड्यूल्ड है, 30 अनुसूची है, पॉलिटी में पढ़ा होगा। ये छठी अनुसूची जो है वो 4 राज्यों से संबंधित है, ATMM कहते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के कौन से एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। और इन अनुसूचित क्षेत्रों को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा दिया जाता है, स्वायत्त परिषद बनाई जाती हैं। वही उन्हीं में से एक स्वायत्त परिषद है, कौन सी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। क्लियर है। कहां पर है, असम में, आपने इसको पढ़ा होगा पॉलिटी में। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली यूरोपियन कंट्री कौन सा शेंजेन क्षेत्र में, शेंजेन एरिया में शामिल हो गया है, आंसर है क्रोएशिया। कौन सा है, क्रोएशिया। आंसर कौन सा है भैया, क्रोएशिया।
देखो भैया ये पूरा एरिया है क्रोएशिया का, ये हरा हरा जो एरिया है इसको बाल्कन कंट्री कहते हैं। क्रोएशिया क्या है? बाल्कन कंट्री है, बाल्कन देश। ये सारे छोटे छोटे देश इनको बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। ये देखो बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये छोटे छोटे देश है ना, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, ये किस में आते हैं? बाल्कन कंट्रीज में आते हैं। एड्रियाटिक सी है, ये देखो यूरोप में ऊपर मेडिटेरियन सी के ऊपर एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सागर के इधर उधर वाले देश बाल्कन कंट्रीज में आते हैं। ये शेंजेन क्षेत्र में शामिल हो गया है। शेंजेन क्षेत्र का मतलब है यूरोप का वो रीजन जो क्या है? पासपोर्ट फ्री है, जहां पर पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इस क्षेत्र में शामिल सभी देशों के नागरिक एक देश से दूसरे देश बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं, और इसमें लगभग 25 से ज्यादा देश शामिल हैं शेंजेन क्षेत्र में। मोर देन 25 कंट्रीज इसमें शामिल हैं शेंजेन क्षेत्र में यूरोप के। मतलब एक प्रकार से बॉर्डर्स को इन देशों ने आपस में अपने बॉर्डर्स को ओपन कर रखा है। एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाके रह सकता है, बस सकता है, काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट है, इस क्रोएशिया ने यूरोपियन यूनियन में जो यूरोप जो करेंसी चलती है यूरोपियन यूनियन के सब देशों में नहीं, 19 देशों में शायद, इसने यूरो करेंसी को भी अडॉप्ट कर लिया है और ये शेंजेन क्षेत्र में शामिल हो गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है शेंजेन क्षेत्र किस कॉन्टिनेंट में, यूरोप में है, क्या है और कौन सा देश शामिल हुआ है? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द 2+2 डायलॉग रिलेटेड टू इंडिया? 2+2 डायलॉग, 2+2 4 क्या है? ये इंडिया ने शुरू किया ये डायलॉग, ये वार्ता है डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। तो जिन देशों के साथ इंडिया 2+2 डायलॉग करेगा उन देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। तो 2 हमारे लोग हो गए विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, 2 उसके हो गए सामने वाले के, तो 4 हो गए। इसी को कहते हैं 2+2 डायलॉग। किसके साथ करता है इंडिया? अमेरिका के साथ करता है, जापान के साथ करता है, रसिया के साथ करता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। ये सारे भारत के स्ट्रैटेजिक अलाई हैं, भारत के रणनीतिक साझेदार देश हैं। ये क्लियर है? क्या है? ये भारत के स्ट्रैटेजिक अलाई हैं। तो 2+2 वार्ता क्या है? डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की दूसरे काउंटर पार्ट, अपने काउंटर पार्ट मतलब उस देश के दूसरे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एक साथ चारों लोग बैठ के वार्ता करते हैं। क्योंकि विदेशी रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर देखें तो जो फॉरेन रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसमें डिफेंस के साथ साथ फॉरेन रिलेशन में डिप्लोमेसी के साथ साथ डिफेंस आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, और इसका एक पर्पज ये भी है कि इन देशों ने आपस में डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को, डिफेंस अफेयर्स को एक किया है जिससे चाइना के एग्रेशन को रोका जा सके, चीन की आक्रामकता को रोका जा सके। तो किन देशों के साथ करता है वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसमें कौन कौन से मिनिस्टर शामिल होते हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, हु वाज द हेड ऑफ सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज? 2023 में दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई मुख्य सचिवों की, कहां हुई? न्यू दिल्ली में। उसको चेयर किसने किया? उसके चेयर किया किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। किसने चेयर किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। आपको पता होगा मुख्य सचिव कौन होते हैं? सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है इसमें, स्टेट्स में, राज्यों में सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी जिसको चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, और केंद्र में सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है उसको कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। सबसे सीनियर मोस्ट पद है, सबसे सर्वोच्च पद है केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी और राज्य में चीफ सेक्रेटरी। तो सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ नई दिल्ली में, जिसको हेड किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आतंकी संगठन, रिसेंटली भारत सरकार ने एक आतंकी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके उसे बैन कर दिया है, उसका नाम है TRF, द रेजिस्टेंस
फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। और किस एक्ट के द्वारा? ये BAPA नहीं है, ध्यान रखना, UAPA है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, UAPA 1967 UAPA है। मैं लिख देता हूं पूरा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब जो अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA। इस कानून के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है, किसी भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर सकता है जो क्या है, इन्वॉल्व है आतंकवादी गतिविधियों में। क्लियर है? इसके लिए इस कानून में 2019 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। पहले क्या होता था, इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार कोई भी संगठन जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है उसको आतंकी संगठन घोषित करके उसे बैन कर सकती थी, प्रतिबंधित कर सकती थी। लेकिन होता क्या था, एक आतंकवादी संगठन बैन हुआ तो उसके जो मेंबर्स होते थे जो पकड़े नहीं गए हैं वो दूसरे नाम से कोई दूसरा आतंकी संगठन बना देते थे। तो भारत सरकार ने 2019 में कानून में संशोधन किया, UAPA अमेंडमेंट एक्ट लाया 2019 में, और यह भी प्रोविजन कर दिया कि अब संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो जब व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दो तो वो कोई सा भी संगठन बनाएगा वो आतंकवादी रहेगा, उसको जहां भी वो पकड़ा जाएगा उसको आतंकवादी गतिविधियों के दायरे में लाके उसे सजा दी जाएगी। उसके लिए कानून है UAPA कानून। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आतंकी संगठन है जिसको रिसेंटली बैन किया गया है। अगला, रिसेंटली किसको AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, भारत में न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा को जो रेगुलेटर है, जिस जो बोर्ड, उसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया, नाम है दिनेश कुमार शुक्ला। अगला, एक चर्चा में थी बॉडी, ये है दिनेश कुमार शुक्ला जी का फोटो है। ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, किसने सेटअप किया था इसको? ये क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो क्या थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। और इन्होंने कब बनाया इसको? 1950 में बनाया। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने बनाया, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला, सेकेंड नेशनल गंगा काउंसिल, इसकी मीटिंग कहां हुई है? कोलकाता में हुई है, वेस्ट बंगाल में। इसकी नेशनल गंगा काउंसिल के हेड कौन होते हैं? ये लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये कब बनाई गई? 2016 में। इसने किसको रिप्लेस किया है? देखो यहां लिखा हुआ है, इसने रिप्लेस किया NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को किया। इसका पर्पज क्या है? जो गंगा रिवर का बेसिन है उसको, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स है, प्रदूषण की समस्या है, गंगा नदी जो गंदी हो गई है उसको सफाई करनी है। क्लीन गंगा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। नमामि गंगे आपने सुना होगा, उसके लिए बॉडी काम करती है नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है, जो 2016 में बनी है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिसको हेड करते हैं। इसमें और मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल जहां गंगा फ्लो होती है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सदस्य राज्य हैं इसमें। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में बैठते हैं। क्लियर है? अगला, एक बहुत फेमस ड्रोन, एक आजकल बहुत चर्चा में रहा, जिसका नाम है शाहेद। शहीद नहीं है उसका नाम, ईरानी भाषा में है शाहेद। शहीद नहीं है उसका नाम, शाहेद करके है, शाहेद ऐसे कुछ नाम होगा हिंदी में। इंग्लिश में ये है शाहेद ड्रोन। क्यों चर्चा में है? ये एक ईरान का ड्रोन है। कहां का है? अटैकिंग ड्रोन है ईरान का।
अटैकिंग ड्रोन मतलब ऐसा ड्रोन जो हमला कर सकता है। और यूक्रेन ने यह आरोप लगाया है कि रसिया ने, यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है रसिया यूक्रेन का, तो रसिया ने इस ड्रोन का यूज करके अटैक किया है यूक्रेन पर। तो ये ड्रोन चर्चा में आ गया है, शाहेद ड्रोन नाम है, ईरान का है, अटैकिंग ड्रोन है। रसिया ने इसको, ऐसा आरोप है रसिया पर, यूक्रेन ने लगाया है कि उसने क्या किया है, रसिया यूक्रेन वॉर में कीव पर अटैक किया, उसकी राजधानी जो कीव है, इस ड्रोन से। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स, जिसमें हमने 1 से 10 जनवरी तक के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आगे की करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार 2023 की करंट अफेयर्स को प्रोवाइड कराते रहेंगे। साथ ही साथ 2022 की जो प्रीवियस करंट अफेयर्स है, प्रीवियस मंथ्स की, उसको भी हम कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और करंट अफेयर्स के जो हमारी सीरीज चल रही है उसका फायदा उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।